तो अभी हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नज़र से। अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं आता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, समझ ही नहीं आता है कि बैलेंसिंग कैसे हो रही है। काफ़ी कंसेप्ट्स ऐसे लगते हैं कि नए नए हम सीख रहे हैं, तो उसके लिए रेडॉक्स का पता होना या उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इस चैप्टर को टोटल हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहला जो एकदम बेसिक पार्ट होता है, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन। अब ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, फिलहाल मैं तो दोनों को नियर अबाउट सेम ही चीज़ मान के चल रही हूँ, ठीक है, दोनों सेम ही है। और अगर मान लेते हैं किसी को ऐसा लगता भी है कि नहीं मैडम दोनों तो डिफरेंट होते हैं, तो यार तुम रख लो उसको डिफरेंट, क्योंकि फिलहाल अभी कोई तुमसे यहाँ पे ये नहीं पूछने वाला कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट नियर अबाउट द सेम थिंग। अच्छा, कई जगहों पे इसको मोल कंसेप्ट 2 के नाम से भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, इवन मैंने खुद ने मोल कंसेप्ट 2 के नाम से इस चीज़ को पढ़ा था, रेडॉक्स वाले चैप्टर को। रीज़न इसमें हम लोग नॉर्मेलिटी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बातचीत करेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा ऑक्सीडेशन नंबर से रिगार्डेड कैलकुलेशंस करना। दूसरा पार्ट ये होगा कि हम ये समझेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस होती क्या हैं और उन रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग कैसे की जाती है, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा सॉरी, 4 पार्ट बोलना था, मैंने 3 पार्ट बोला। और तीसरे पार्ट में हम लोग जो आपका नॉर्मेलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल रहते हैं या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मेलिटी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और जो चौथा पार्ट रहेगा, जो मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ाया है, जो कि मैं इस चैप्टर के एंडिंग में सब बहुत पूरे डिटेल में बल्कि पढ़ा कर दूंगी, दैट विल बी टाइट्रेशंस, ठीक है। मैंने इस चीज़ को आयोनिक इक्विलिब्रियम में टच भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही इंसान को रेडॉक्स आना चाहिए और उसके बाद उसको अपने हाथ पाँव जलाने चाहिए टाइट्रेशंस में। क्या होगा मैं तुम्हें ये बताऊंगी, वो बताऊंगी, फलाना बताऊंगी, समझ ही नहीं आएगा तो क्या मतलब है, आधा इस चैप्टर में आधा इस चैप्टर में, वैसे बेटर है कि इसको आप अलग से पढ़ो, राइट। ओके, तो ये हम लोगों के 4 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। तो पहला पार्ट हम लोग अभी शुरू करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर मैं इसको कहूँ आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो, जब आप छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चे में आपको आपके टीचर्स ने, मैंने बल्कि लोगों को यही सिखाया है, चार्जेस। हम लोगों के लाइफ में एक वर्ड होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट वर्ड इज चार्जेस। हमें इस वर्ड चार्जेस से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। हम लोग 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में जब रहते हैं तो हम रेडिकल्स की लिस्ट याद करते हैं, जैसे Na के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, O के ऊपर -2, राइट, पूरे चार्जेस याद करते हैं। अब ये जो चार्जेस आप याद करते हो, आपने ये सुना है, आपने ये सीखा है कि जो मेरा नाइट्रोजन है वो -3 चार्ज शो करता है, राइट, मतलब उसके ऊपर जो पावर होती है वो 3 होती है। लेकिन जब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी तो तुमने ये सीखा कि जो नाइट्रोजन होता है वो अपनी कोवैलेंसी 3 के अलावा 5 भी शो करता है। तो उसका हमने रीज़न देखा कि अच्छा क्यों वो ऐसा 5 कर रहा है, क्योंकि उसके पास वैकेंट मतलब नाइट्रोजन नहीं करता है, फॉस्फोरस करता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। वो सारी बातें केमिकल बॉन्डिंग में हो चुकी है। अब बात यह आती है कि बचपन में सुना हुआ वर्ड चार्जेस और अभी 12th या 11th में आने के बाद जो ये वर्ड है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक दूसरे से किस तरीके से डिफर है। ऑब्वियसली हम लोग बड़े हो गए हैं, हमने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। अब हम लोग जो वर्ड अपने मुंह से निकालेंगे, दैट वर्ड विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट और द ऑक्सीडेशन नंबर, नॉट द टर्म चार्जेस। ऐसा क्यों हम लोगों ने चार्जेस वर्ड को हटाकर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे वर्ड्स की स्थापना की? द रीजन बिहाइंड दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ही प्यारा है। बेसिक केमिस्ट्री आनी चाहिए उसके लिए। बेसिक केमिस्ट्री ये आनी चाहिए कि आपके पास जो कंपाउंड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पास आयोनिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं आप लोगों के पास कोवैलेंट कंपाउंड। पूरी दुनिया जानती है कि आयोनिक कंपाउंड जो है
आप लोगों का इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन से बनता है। मतलब एक स्पीशीज कंप्लीटली, फोकस ऑन द वर्ड, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और दूसरी स्पीशीज कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, बराबर है। और जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड में ये चीज़ इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? शेयर होते हैं, बराबर। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोवैलेंट कंपाउंड में एक स्पीशीज ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया, और ना मैं ये कहूँगी कि कोवैलेंट कंपाउंड में आपकी एक स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ले लिया। तुम सभी जानते हो कि कोवैलेंट कंपाउंड्स में आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो म्यूचुअली शेयर किए जाते हैं। अब ये जो वर्ड होता है ना चार्जेस, ये स्पेसिफिकली हम तब यूज करते हैं जब एक्चुअली में किसी स्पीशीज के ऊपर चार्ज मौजूद हो। जब एक्चुअली में किसी स्पीशीज के ऊपर चार्ज मौजूद हो, जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड NaCl, तो तुम में या सबको या पूरी दुनिया को ये पता है कि जो NaCl होता है, NaCl के अंदर में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का कंपोजिशन होता है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा NaCl है वो Na पॉजिटिव और जो आप लोगों का Cl नेगेटिव है, इसके कॉम्बिनेशन से बना है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो Na के ऊपर +1 और जो ये Cl के ऊपर -1 चार्जेस आए, क्या ये रियल चार्जेस हैं? क्या सही में ऐसे चार्जेस Na और क्या सही में ऐसे चार्जेस Cl के ऊपर बनते हैं? सो आवर आंसर विल बी यस, राइट। कि रियलिटी में Na और रियलिटी में Cl के ऊपर ये +1 और ये -1 के चार्जेस बनते हैं। कैसे? जब NaCl के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सोडियम एक मेटल है तो वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, कंप्लीटली डोनेट कर देता है। डोनेट वर्ड नहीं बोलना चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को, और जिसकी वजह से रियलिटी में उसके पास से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को सही में लूज करता है, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यार उसके पास से, तो देयरफॉर वहां पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? +1। अब जो ऑब्वियस है कि कोई ना कोई स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो कोई ना कोई ऐसी स्पीशीज वहां पे जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है, जिसने उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होगा। तो वो एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज कौन हुए? यहाँ पर इस केस में Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव उसी Na पॉजिटिव के द्वारा लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। एंड Cl ने जो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जितने नॉर्मल एटम में, न्यूट्रल एटम में होने चाहिए थे, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स जितने न्यूट्रल एटम में होने चाहिए थे, अब उसके पास न्यूट्रल एटम के कंपेयर में क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसने रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज किए खुद के ऊपर बाय गेनिंग देम फ्रॉम द अदर वन। सो देयरफॉर Cl actually have that negative charge in reality and actually sodium atom have that positive charge in reality। ठीक है, सही में NaCl में जो Na है उसके ऊपर +1 है और सही में जो Cl है उसके ऊपर -1 है। लेकिन अगर मैं बातचीत करूं आपके इस कंपाउंड CO2 की, तो तुम सब जानते हो कि कंपाउंड CO2 ये आप लोगों का एक कैसा कंपाउंड है? ये आप लोगों का एक कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड में कभी भी कोई भी एटम, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन नहीं करता। यानी कि ना तो उसके ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, ना ही उसके पास कभी भी कंप्लीटली निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। कोवैलेंट कंपाउंड में ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब हाँ, जिन लोगों ने जो आपकी बेसिक केमिस्ट्री रहती है, बेसिक केमिस्ट्री का मतलब समझते हो कि जब मैंने पीरियोडिसिटी पढ़ाई थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, उसी वक्त अगर किसी ने अपना पत्ता गुल रखा है कि उसी वक्त पढ़ा ही नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जिसको यही नहीं पता कि पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव में क्या बोल रही हूँ, क्या बकवास कर रही हूँ, ऐसे बंदे और बंदियों के लिए तो बाबा आगे आने वाली केमिस्ट्री तूफान से कम नहीं है। क्योंकि मैं एक्चुअल में बार बार चीजों को पीछे का रिकॉल नहीं करवाती हूँ, ठीक है। आपको अगर एक ही बार में एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है कि उस चीज को रिवाइज करके रखे। मैं मानती हूँ कई सिनेरियोस ऐसे होते हैं जब हम चीजों को भूल जाते हैं, बट ये वो सिनेरियो नहीं है जिसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद नहीं आ रही कि हाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी।
ये इसके जैसा हो जाएगा कि कल को तुम बोलोगे 2 × 2 4 होता है, हम करना भूल गए। तो ये तो नहीं किया जा सकता ना स्टेज पे कि 2 × 2 = 4 आपको याद कराया जाए। तो वैसे ही आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कौन पार्शियल पॉजिटिव, कौन पार्शियल नेगेटिव, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कोवैलेंट कंपाउंड्स में कभी भी किसी भी स्पीशीज के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव या फिर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आता। और ये हो ही नहीं सकता यार कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव, क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव तभी एग्जिस्ट करता है जब रियलिटी में इलेक्ट्रॉन लूज किए गए हो या जब रियलिटी में इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया हो। कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ना कि लूज करते हैं, ना कि गेन करते हैं। तो इसीलिए इन लोगों के ऊपर, इसीलिए जो आप लोगों के कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, इन कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में मैं ये एक स्टेटमेंट ये जरूर कह सकती हूँ कि दे नेवर, अच्छा इसके बीच का नेवर खा गई हूँ मैं, दे नेवर हैव कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। इनके ऊपर ना तो कभी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही इनके ऊपर कभी कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है। इनके ऊपर अगर कोई चीज हो सकती है तो ये इनके पास क्या हो सकता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, क्या है बात समझ रहे हो। यानी कि अगर कल को किसी ने तुमसे कहा कि इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा कार्बन है उस कार्बन के ऊपर +4 का चार्ज है, तो क्या ये बात सही होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी यार? क्योंकि +4 तो तब आता है ना जब कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता, बट कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन CO2 को फॉर्म करने के लिए लूज नहीं करता है। तो ये तो कहना गलत होगा कि कार्बन के ऊपर +4 का चार्ज है, बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत होगा। और ये भी कहना गलत होगा कि इसके अंदर जो ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, इस एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है, क्योंकि इस सिनेरियो में आपके ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए ही नहीं है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन आखिर इन दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन शेयर किए तभी तो CO2 बना है। सो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है ना कि CO2 कोवैलेंट कंपाउंड है और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, ना कि लूज और गेन से। तो देयरफॉर आप ये नहीं कह सकते कि कार्बन के ऊपर +4 चार्ज होगा, आप ये नहीं कह सकते कि CO2 मॉलिक्यूल में जो एक ऑक्सीजन होगा उससे -2 चार्ज होगा, ये कहना गलत है। तो मतलब क्या CO2 में क्या कोई चार्जेस ही नहीं होंगे बट पार्शियल, कंप्लीटली नहीं। तो फिर अब ऐसे में जो वर्ड बोलेंगे, अगर मुझे बोलना है कि यार बताओ कार्बन का कितना चार्ज है, तो ये जो वर्ड मैं बोल रही हूँ चार्ज, ये जो वर्ड मैं बोल रही हूँ चार्ज, या फिर आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा होगा द वर्ड वैलेंसी, दोनों में जो भी वर्ड आपको पसंद है बोलो, बट मेरे मुंह से ज़्यादातर चार्ज ही निकलता है, चार्जेस। तो ये जो वर्ड है चार्जेस, ये मैं कब स्पेसिफिकली यूज करती हूँ, जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। तो यहाँ पे ये बोल पाना तो बहुत ही गलत है कि यार कार्बन के ऊपर चार्ज है, कार्बन के ऊपर चार्ज नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो इसके लिए हम लोग एक बहुत बड़ा अजम्पशन करते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा अजम्पशन करते हैं। हम ये अजम्पशन करते हैं, हम ये मान कर चलते हैं कि हमारे पास जो गिवन कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड को मैं CC लिख रही हूँ, उसमें हम जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उन सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स को, जो जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कोवैलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हो तो बॉन्ड्स भी कोवैलेंट ही होंगे ना। बट हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जितनी भी कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड में आर कंसीडर्ड एज आयोनिक, ठीक है, आर कंसीडर्ड एज आयोनिक। आयोनिक वाला यार आयोनिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कोवैलेंट वाले को आयोनिक मानकर उसके बारे में चार्जेस की बातचीत की जा रही है। क्या कर रहे हैं हम? कोवैलेंट कंपाउंड ले रहे हैं। कोवैलेंट कंपाउंड लिया मैंने CH4 और मैंने ऐसा अज्यूम किया कि ये वाला बॉन्ड कैसा है, आयोनिक। ये तुम भी जानते हो और ये मैं भी जानती हूँ कि ये जो बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं चार, ये 4 बॉन्ड्स आप लोगों के कैसे बॉन्ड्स हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, ये आयोनिक नहीं है। बट ये हमने क्या किया है, लेट किया है। और अगर मैं ऐसा लेट करूं तो इस लेट करने से मुझे फायदा क्या होगा, इसके लेट करने से मुझे बस इतना सा फायदा होगा कि अगर मैं इसकी एक ब्रॉड पिक्चर बनाऊं तो पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन।
जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे पीरियोडिसिटी, तो वहाँ पे जो पॉलिंग स्केल था वहाँ पे मैंने बताया था, तुमने पढ़ा था कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1। तो अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि वो जो बॉन्ड है जो कि रियलिटी में कोवालेंट है बट हमने उसको आयोनिक अज्यूम किया है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन की। तो ऑब्वियस है कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और अगर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इस कार्बन के पास क्या डेवलप होगा? -1। और इस बेचारे हाइड्रोजन के पास क्या डेवलप होगा? +1। ये -1 +1 की बातचीत मैं इसीलिए कर पा रही हूं क्योंकि मैंने उस बॉन्ड को आयोनिक माना है। तो ऐसे केस में जितने भी हाइड्रोजन है CH4 के मॉलिक्यूल में, उन सभी के ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा? +1। और बेचारे कार्बन के ऊपर क्या क्रिएट होगा? -1। और कितने -1 क्रिएट होंगे? 4। यानी कि ओवरऑल मेरे कार्बन के ऊपर क्रिएट हुआ -4 और हाइड्रोजन के ऊपर क्रिएट हुए +1। लेकिन क्या ये -4 और क्या ये +1 रियल चार्जेस है क्या? नहीं, ये हमारी अजम्पशन की दुनिया है। हमने इसे अज्यूम किया, हमने इसको अज्यूम किया। क्या ये रियलिटी में +1 या -4 थे क्या? Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव की जैसे? नहीं, ये हमारा अजम्पशन है, ये हमारी सोच है कि नहीं यार मुझको तो चार्ज निकालना ही चाहिए, चाहे कंपाउंड आयोनिक हो या चाहे कंपाउंड कोवैलेंट हो या चाहे कंपाउंड कोऑर्डिनेट हो, मुझे कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाओ, मुझे निकालना ही है चार्ज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो चार्ज निकाल के ही रहूंगा या रहूंगी। तो ऐसे में आयोनिक में चार्ज की बातचीत करना इज सेंसफुल, वो सेंसिबल है, समझ में आता है कि वहां पे सही में चार्जेस है। बट कोवैलेंट के केस में चार्जेस की बात करना इस डैश, राइट, वो बेकार चीज है। तो वो ऐसे में आप क्या करोगे? फिर भी आप जिद पकड़ के बैठे हो, नहीं मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा। सो देयरफॉर वी अज्यूम दैट कि आप ये मान लो चलो कि वो जो कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो कोवैलेंट ना होके आयोनिक हैं, उन्हें एज अ आयोनिक बॉन्ड ट्रीट करो। और जब तुम उन्हें एज अ आयोनिक बॉन्ड ट्रीट करोगे तो ऑब्वियसली एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज्यादा होगी, तो कम वाले के ऊपर पॉजिटिव डाल देना, ज्यादा वाले के ऊपर नेगेटिव डाल देना, लो बन गए आपके चार्जेस, बन गए। मतलब आपकी इच्छा को शांत करने के लिए हमने एक जुगाड़ जमा ली। तो देयरफॉर दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आप लोगों का एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, इसका वास्तविकता के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, वास्तविकता के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए हमने एक बहुत बड़ा अजम्पशन किया है। वो अजम्पशन हमने क्या किया है कि जितने भी हम लोगों के कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें हमने ये लेट किया है कि जो ईच कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा उस ईच कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे एज आयोनिक। बराबर, ये हमारा अजम्पशन है सबसे बड़ा। और जब हम इस चीज को अज्यूम करेंगे, ठीक है, ऐसा अजम्पशन, व्हेन अजम्पशन इज फॉलोड, जब हम इस अजम्पशन को फॉलो करेंगे और जब इस अजम्पशन को फॉलो करने के बाद हम क्या निकालेंगे? चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, तो बस उसी चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, सो इट इज एन इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये किसी भी एटम के ऊपर मौजूद होने वाला रियल चार्ज नहीं है, ये तब का पैदा किया हुआ चार्ज है जब हम किसी कोवैलेंट कंपाउंड को क्या कह रहे हैं? एक आयोनिक कंपाउंड मान रहे हैं, बस। ठीक है, चौथी बातचीत ध्यान में रखना, अगर आपके पास आपका कंपाउंड पहले से आयोनिक दिया हुआ है तो एक आयोनिक कंपाउंड के पास हमेशा रियल चार्जेस होते हैं। ठीक है, उसके लिए रियल चार्जेस जैसा जो वर्ड होता है वो एक वैलिड वर्ड है, वो एक वैलिड वर्ड है। तो आयोनिक कंपाउंड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या आप चार्ज वर्ड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रियलिटी में वो चीज़ है, रियलिटी में उसके पास वो चार्ज है। बट जब आप कोवैलेंट कंपाउंड की बात करते हो तो ये जो हम निकाल रहे हैं ये कैसे हैं? उनके ऊपर अजम्पशन से लाए हुए फेक चार्जेस हैं। तो ये उनके ऊपर अजम्पशन से लाए हुए क्या है? फेक चार्जेस हैं। तो इनके लिए हम लोग कभी भी वर्ड चार्ज यूज नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड यूज करते हैं, वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट जो
वर्ड डिफाइन किया गया ये कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए किया गया, बट इसको आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज करने में कोई गुनाह नहीं है, कोई बेकार बात नहीं है, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड के पास रियलिटी में चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, तो रियलिटी के चार्जेस पहले से वो आयोनिक है, आप उसको और आयोनिक भी अज्यूम करोगे तो आके कैलकुलेशन वाइज तो वही चलने वाला है। बट कोवैलेंट के लिए स्ट्रिक्टली एक ही वर्ड यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मेरे से कम श्रेय 4 या 5 बार पूछ चुका था कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्या है क्या है, तो ये वो है, वो आपकी महान बला ऑक्सीडेशन स्टेट, सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये थी ऑक्सीडेशन स्टेट, खत्म। अब बस एक बात याद रखनी है आखिरी, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी आ सकती है, फ्रैक्शन क्वांटिटी आ सकती है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, 0.3, 0.2, 0.009 कुछ भी आ सकता है। तो कई बार पता है एक इंसान को वहम होता है कि जैसे मान लेते हैं मैडम Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 0.00002, मैं अज्यूम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि रियलिटी में आती है कि नहीं आती, बट लो मैंने अज्यूम कर लिया, तो उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है, क्या सही में Fe ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बदले उन 2 इलेक्ट्रॉन का इतना छोटा पार्ट लूज किया होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए उसने EMI ऑप्शन चूज किया कि मैं EMI से इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा 0.0002, ऐसा नहीं होता, क्योंकि रियलिटी में हम अगर किसी कोवैलेंट कंपाउंड की पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें अगर आपको ये चार्जेस देखने को मिल रहे हैं प्लस में या फिर चाहे माइनस में, तो रियलिटी में ये प्लस या माइनस चार्जेस सही में इस बात को इंडिकेट नहीं करते कि वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ठीक है, वो इस बात को इंडिकेट ही नहीं करते, क्योंकि रियलिटी में तो खुद क्या है, आप लोगों के कोवैलेंट कंपाउंड है बराबर। तो किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम पर अगर आपको कभी भी ये कोई चार्ज दिखता है तो ये चार्ज एग्जैक्टली इस बात को इंडिकेट नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है या इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है, बराबर। तो फिर बात ऐसी है कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या नीड क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट के कंसेप्ट को पढ़ने की, जब ये चीज रियलिटी में है ही नहीं तो पढ़ने की आपको नीड ही क्या है। तो बेसिकली हम जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस में हम लोगों को ये ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि उस रिएक्शन में किसका इलेक्ट्रॉन किस पर अटैक कर रहा है, अटैक करने के बाद उन लोगों के इलेक्ट्रॉन्स मान लो शिफ्ट हो गए, तो शिफ्ट होने के बाद किस पे कितना चार्ज डेवलप हुआ, किस पे कितना चार्ज आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने किसी और के साथ अब जाके बॉन्ड बना लिया शेयरिंग से, तो जो इसके साथ बॉन्ड बनाया उसका फायदा तो हुआ, बट कितने का फायदा हुआ, जिसके पास से तोड़ा उसके पास से कितने का नुकसान हुआ। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक रिकॉर्ड, आप अगर ये चाहते हो कि आप क्या रख सको, ट्रैक रिकॉर्ड रख सको, किस चीज का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रख सको किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जिसमें आप लोगों का क्या हो रहा है, कोई भी कंपाउंड नया फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड अगर आप लोग वहां पे कर रहे हो, ठीक है, तो उस चीज को समझने के लिए, प्रैक्टिकली उस चीज को समझने के लिए आप लोग एक मेथड डिवाइस करते हो, दैट मेथड इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट और द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस चीज को क्या करते हैं, यूज करते हैं, बराबर है। तो याद रखना इस मेथड को यूज करते वक्त हमेशा एक कोवैलेंट बॉन्ड को जानबूझकर अज्यूम किया जाता है कि तुम आयोनिक हो, और फिर देखा जाता है कि दोनों में किसकी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या ज़्यादा है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर पॉजिटिव नेगेटिव, जिसकी कम होगी उस पर पॉजिटिव, बराबर। तो ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, इसका कोई भी वास्तविकता से वास्ता नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों का एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है इस बात को ये नहीं दर्शाता, ये आप लोगों का एक रिलेटिव चार्ज है, ये आप लोगों का क्या है, एक रिलेटिव चार्ज है, ठीक है, एक रिलेटिव चार्ज है।
रिलेटिव चार्ज है ये, एग्जैक्ट नहीं है कि किसने इतने इलेक्ट्रॉन लिए, किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ये जस्ट एक रिलेटिव चार्ज है और कुछ भी नहीं। ठीक है, दूसरी बातचीत, ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू फ्रैक्शन आ सकती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कभी किसी एटम की फ्रैक्शन आ रही है, इसका ये मतलब है कि वहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट की नहीं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर कभी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, डेसिमल में आ गई, तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बातचीत नहीं की जा रही थी, वहाँ पे बातचीत किसकी की जा रही थी, आप लोगों के एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की। बराबर है, किसकी की जा रही थी, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की। पॉइंट नंबर 2, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ सकता है, कोई शक नहीं है, आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम बिल्कुल आए, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों का कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, कभी भी क्या नहीं आ सकता, एक निगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती, कैन नेवर बी अ निगेटिव क्वांटिटी। एक मिनट सॉरी मैंने क्या बक दिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों का फ्रैक्शन भी आ सकता है, आप लोगों का 0 भी आ सकता है, बस खत्म कहानी, इतनू सी थी हम लोगों की। ठीक है, बस डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या सीखा, हम लोगों ने यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस का जो हमें चैप्टर था वो शुरू करना था। ठीक है, उसके शुरू करवाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है पहले हमने ये सीखा, राइट। और उसके बाद अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते कैसे हैं, हम लोग उस पर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग उस पर बातचीत करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट आखिर होती क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो मैं इससे पहले सिखा चुकी हूँ। आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग से पहले मैंने सिखाए थे वो रूल्स, वापस से हम कल इन रूल्स को देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन मैं अगेन बता दूं, जिन रूल्स को तुम कल पढ़ने वाले हो उन रूल से जब तुम कई स्ट्रक्चर्स, कई क्वेश्चंस कि जब तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना तो वो गलत आती है। ठीक है, वो क्या आती है, गलत आती है। फिर ऐसे में हमें लगता है कि हमने जो चीज़ सीखी कहीं वो गलत तो नहीं सीख ली, तो देखो हमें गलत नहीं सीखी, बट जो हम कल सीखेंगे वो हर जगह एप्लीकेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। फिर मैडम ऐसे में हमको कैसे पता चलेगा पेपर में कि हम गलत ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं कि सही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, तो वो भी हम लोग कल सीखेंगे कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारे द्वारा निकाली हुई ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट सही है कि आप लोगों का गलत है। ठीक है, तो उस बारे में भी बातचीत होगी, और अगर गलत है तो उसको ठीक कैसे करना है ये भी हम लोगों को देखना है। बराबर, तो बस इस चीज़ को अभी यहाँ पे रोकते हैं, कल की क्लास में हम लोग इसी चीज़ को सीखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट किया जाता है, और कुछ नहीं। इवन अभी जो तुम्हें सिखाया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है आप लोगों की अभी जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना मॉर्निंग में, कौन सा वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर भी तुम लोगों को क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बराबर, तो बस इस चीज़ को फिर अभी यहाँ पे रोकते हैं।